अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी तक ये बकरा ईद मना रहे हैं बच्चे। हाँ, 3 दिन की ईद है ना, इसीलिए तो दावत ईद के बाद होती है। चलो भाई, क्या कह सकते हैं। ईद तो होती है 3 दिन की बस, उसके बाद चौथा दिन तो बस। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया हमारा तकरीबन बस लास्ट टॉपिक है, और फिर ये कि आज मैं इंशाल्लाह पेपर की भी पूरी तैयारी आपको कराता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास होगी। ये सेकंड लास्ट क्लास है, आई थिंक 14 सेशंस होते हैं कंप्लीट। तो हमारे वहाँ तो 15 होते हैं, हाँ, और बाज़ दफ़ा 16 भी होते हैं कुछ सेमिस्टर्स में ना, मिड और फाइनल के अलावा। बहरहाल चलो, अगर 15 होते हैं तो फिर सही है। तभी हमने मेकअप क्लास भी कैंसिल कर दी थी। हमारे जहन में वही था कि 15 है तो फिर 2 वीक्स हमें अभी मिल जाते। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये है टेररिज्म प्रॉब्लम। पाकिस्तान को भी और दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ को टेररिज्म प्रॉब्लम, ये मसाइल रहते हैं उनको हमेशा। हर मुल्क में जब भी वो खुसूसन तरक्की कर रहा होता है ना, तो ये मसाइल ज़रूर उसको दरपेश होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जो हमारे दुश्मन ममालिक होते हैं ना, वो हमें अगर नुकसान नहीं पहुंचा सकते होते, तो वो फिर इस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जिनको डिफरेंट वॉर्स के नाम दिए जाते हैं। बाज़ को कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। उसके अलावा बाज़ जो है आपको पता है डिजिटल वॉर्स कहलाती हैं। बाज़ देखा जाए तो वो आईटी की वॉर्स होती हैं। तो ये सारी तमाम लड़ाइयों के अंदर वो कोशिश करते हैं
कि मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर बनाया जाए और वहाँ के हालात को ख़राब रखा जाए। अब जैसे पाकिस्तान में भी आप बलूचिस्तान को देख सकते हैं। हालांकि बलूचिस्तान में अगर आप गौर करें ना तो बज़ाहिर आपको बस फिज़िकली कोई भी वहाँ पर जो है आसाइशें नज़र नहीं आएंगी। आपको ज़िंदगी गुजारने की जो आसाइश हमें यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में नज़र आती हैं, वहाँ नहीं दिखेंगी। लेकिन गौर किया जाए तो हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जो है वो बलूचिस्तान के लोग गुजारते हैं। वो किस तरीके से, मैं आपको सिर्फ चंद पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आप खुद गौर करें कि हम यहाँ शहर में रहते हैं तो हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, और बलूचिस्तान में कोई टैक्स भी नहीं है। आपको पता ही बात, किसी भी चीज़ पर कोई भी टैक्स नहीं है। हत्ता कि आप खाने पीने की चीज़ें भी खरीदेंगे ना तो उन पर 1 रुपए का किसी चीज़ पे कोई टैक्स नहीं है। हत्ता कि जो पेट्रोल है, बुनियाद बेसिक जिसको कहा जाता है, हम पता है 1 लीटर पेट्रोल पर कितना टैक्स देते हैं कराची वाले? आप जानते हैं? 128 रुपए हम टैक्स देते हैं 1 लीटर पे सिर्फ। तो उस तरीके से 256 रुपीज का 1 लीटर बनता है। और बलूचिस्तान वाले 120 रुपए का 1 लीटर डलवाते हैं, वो 1 रुपये भी उस पर भी टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोग, आपने देखा होगा कि हमेशा परेशान रहते हैं। वो जो नौजवान लड़की बलोचन है, वो जिसने नाक में दम किया हुआ था, आवाम को लेके निकली हुई थी, वो कितने बातें करती है, हमारे लोग गायब हो गए और फलाना हो गया। तो बहरहाल ऐसा हो सकता है, होता हो, क्योंकि भाई बलूचिस्तान एक अलग ही, नाम तो हम नहीं ले सकते ये तो हम इशारा ही कर सकते हैं ना। तो मसला ये है कि जो है बलोच लोग जो है वहां पर, आपको पता है, बाकायदा पहाड़ भी सेल आउट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्लॉट सेल होते हैं ना, तो वहाँ एक एक पहाड़ लाखों रुपए का बेचते हैं। हम खुद ऐसे बलोची से भी मिले जिसने खुद बताया कि यार मैं आज तक हजारों पहाड़ में बेच चुका हूं, मैं करोड़पति बंदा हूं बलूचिस्तान में रहते हुए, क्योंकि 1 रुपया टैक्स किसी चीज पे नहीं देना। फिर उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी हैरत और अजीब सी बात है कि हमारे बलूचिस्तान को जो बॉर्डर करीब लगता है, वो आपको पता है अफगानिस्तान और ईरान का लगता है। पता है ये बात ना? अगर आपने स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं तो आपने वहां देखा होगा। तो वहां क्या होता है कि जितना भी, क्योंकि ईरान में क्या है, पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ताई है, वहां पे महंगाई नहीं है। खुर्द नोश की जितनी भी अशियाएं, प्रोडक्ट्स हैं आपके खाने पीने से रिलेटेड, और भी बहुत सी चीजें, जैसे ईरानी तेल है, ईरानी पेट्रोल है, और ईरान के ये साबुन, शैम्पू और बहुत सी चीजें, हत्ता कि ये लालबेग मारने का स्प्रे भी जो होता है ना, वो आपके इधर अगर एक छोटी बोतल 500 ml की, हाँ हमारे यहाँ अगर 400 रुपए की है ना फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से 150 रुपए की होती है। वो सेम वही क्वालिटी होती है, हाँ क्वांटिटी भी ज्यादा होती है और क्वालिटी भी सेम होती है। तो ये सारा कुछ स्मगल होके भी ईरान से ही आता है। तो वहां के लोग इन चीजों से पहले सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, हत्ता कि उन्होंने अपने पहाड़ों में टैंक बनाए हुए होते हैं और वो गाड़ियों पर पेट्रोल लाद के लाते हैं उन कैनों के अंदर, जिसके अंदर हमारे लोग मतलब जो है ना घन बला भर के लेकर आते हैं, वो केन इस्तेमाल करते हैं और वो अपने उन टैंकों के अंदर उलटते हैं। पेट्रोल को, डीजल को स्टोर करने का उनका ये तरीका है। और ऐसा बहुत दफा देखा गया है, बाकायदा उनको रास्ते मिलते हैं बॉर्डर से और वो ये बिजनेस करते हैं। तो देखा जाए फिर भी, लेकिन बलूचिस्तान का नौजवान क्या है, हमसे ज्यादा परेशान है, जबकि वो कोई भी 1 रुपए का टैक्स किसी भी चीज पर देता नहीं है और टोटल बिजनेस करता है और सारे प्रॉफिट उठाता है, सारे मुनाफे उठाता है, लेकिन फिर भी नाराज रहता है। तो ये चीज एक हैरत अंगेज है, बहरहाल देखा जाए, गौर किया जाए, जो कि हमें परेशान करने वाले पॉइंट्स हैं बहरहाल। लेकिन ऐसा होता है, ये सारा कुछ हकीकत क्या है फिर, वो ये है कि जिसको कहा जाता है ना कि डमी टेररिज्म है, ये मसनूई दहशतगर्दी कहलाती है।
इसको मसनूई, जिसको आप यूं कहें कि एक तो होता है नेचुरल जो कुदरती चीज होती है, और एक अननेचुरल जो होती है, जो गैर कुदरती चीज होती है, उसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल टेररिज्म कहलाता है। बात समझ में आई? ये इधर खुद क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। वो बातें ठीक है अपनी जगह है कि अंधेरा होते ही जो है पुलिस भी गायब होती है, फौज भी गायब होती है, और जो है दूसरे लोगों का होल्ड होता है। वो चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल हैं। चलें भाई, इसको पढ़ लें, टेररिज्म प्रॉब्लम्स। यहाँ से स्टार्ट कर लें, राइट हैंड यहीं से कोई भी पढ़ ले। Two types of terrorists have led Pakistan now. Tehreek-e-Taliban comprises over a dozen commanders in Fatah, has killed over 30,000 civilians and military. The Lashkar-e-Jangviya is a monolithic anti-Shia sectarian organization headquartered in Punjab that is largely active in Karachi and Kolkata. Basically, these two anti-Shia or sect-differentiated parties are creating conspiracies among the sects and killing innocent Shias and Sunnis in Pakistan. हाँ, तो क्या मतलब है कि भाई दो तरह की दहशतगर्दी जो है ना पाकिस्तान में वो फैली हुई है, जो कि बनाई भी गई है। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि तालिबान जो लोग हैं, असल तालिबान जो है ना, प्योर नेचुरल तालिबान जिनको कहा जाता है, वो तो बहुत काबिल लाइक और काबिल एतमाद, और जिनको कहा जाए कि अल्लाह की उनके साथ मदद थी। लेकिन ये दूसरे तालिबान की बात हो रही है, जो सेकंड कैटेगरी के, जिनको जो है आर्टिफिशियल तालिबान कहा जाता है, वो बनाए गए। बाकायदा अमेरिका ने खुद उनको इजाद किया, खुद वो पैदाइश भी उनकी उन्होंने खुद ही करी। जब वो बड़े हुए तो उनको सारा उनका बचपन से ब्रेन वॉश जो हम सुनते थे वो सब कुछ किया गया, बाकायदा ट्रेनिंग्स की गई, सारा कुछ A to Z, और फिर उनको इनके मुकाबले पे खड़ा किया गया। और चूंकि वो नस्ली देखा जाए तो वही तालिबान की नस्ल में से ही उनको लिया गया था, तो उनको भी फिर तालिबान का नाम देकर और जो है बदनाम किया गया असल तालिबान को। तो जो रियल तालिबान थे वो किसी पे कोई जुल्म करने वाले लोग नहीं थे, जालिम नहीं थे, बल्कि मुनसिफ थे, इंसाफ करने वाले थे। तभी तो देखो वो फाते भी हो गए ना, कि अल्लाह की उनके साथ मदद थी। 20 साल तक अमेरिका फंसा रहा, लड़ता रहा, और तालिबान ने तो उनको आने का खुद रास्ता दिया था। हालांकि ममालिक कंट्रीज तो किसी भी गैर मुल्क को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोकते हैं, तालिबान ने तो खुद रास्ते दिए, जमीनी रास्ते भी दिए कि आप आए भाई, वेलकम है, मोस्ट वेलकम। और जाते हुए नाराज थे तालिबान के, आप क्यों जा रहे हैं? और आपने खुद देखा होगा जहाज उड़ा उड़ा के वो अपने लोगों को भर भर के वहां से उन्होंने अपने हथियार, टैंक और मिसाइल, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज वहां छोड़कर, और भरे हुए डॉलर, वो सब छोड़ छाड़ के वो अपनी जान बचा के अमरीकी वहां से भागे, रफू चक्कर हुए। जबकि तालिबान तो चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा और रहें और हमें इनसे मजीद टेक्नोलॉजीज मिले। तो बहरहाल तालिबान जो असल थे उनके साथ तो अल्लाह की मदद है। ये 2 नंबर दूसरे तालिबान की बात की जा रही है, जिनको अमेरिका ने खुद आर्टिफिशियल तरीके से बनाया था। तो वो पाकिस्तान के लिए भी फिर एक वक्त आया, उन्होंने खुद इस बात को जो है ओपन किया, बिल्कुल अमेरिका की सफ़ीर ने, और UNO की वो मेंबर भी थी खातून, और वो आज भी रिकॉर्डेड वीडियोस की मौजूद है। उसने खुद इकरार किया कि फिर ये तालिबान हमारे भी हाथ से, कंट्रोल से निकल गए। जाहिर है वो ऐसी ताकत थी जो एक बड़ी ताकत को तोड़ने के लिए तैयार की गई थी। आखिर में इन द एंड वो इनके भी हाथ से निकल गए, और फिर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में जहां जहां वो सहूलत थी उनको, वहां पे उन्होंने फिर जाहिर है टेररिज्म को फैलाया। तो ये देखा जाए तो असल बर्बादी जो है वो अमेरिका की फैलाई हुई है, ये पाकिस्तान इसमें मुलविस नहीं है। दूसरी जो देखा जाए किस्म है वो शिया के मुकाबले पे जो एक जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ सिपाही साहबा वाले, और उनकी जो उसका जमात का नाम है उसको लश्कर जंगविया कहा जाता है, ठीक है ना। जो एक बड़े आलिम दीन अभी भी गालबन वो तो शहीद हो चुके, तो मौलाना आजम तारिक थे, और इसी तरह जो है उनके बाद मौलाना मसूद अजहर
हैं जिनके अभी ख़ानदान के 12 बच्चे और ख़वातीन जो शहीद हुए ये इंडिया के मिसाइल के उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो भी इसी का ही हिस्सा थे जिनको वो दहशतगर्दी का नाम दिया गया, हालांकि दहशतगर्दी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। अब ये मौलाना मसूद अजहर साहब भी जो है इंडिया में एक दफ़ा जो है पकड़े भी गए थे और तकरीबन ये यूं कहा जाता है गालिबन पता नहीं 12 साल है या 18 साल वहां पर जेल में रहे और उन्होंने फिर एंड में बिल्कुल तैयारी कर ली थी इनको जो है सरेआम फांसी देने और कत्ल करने की ना, इसी नाम पर दहशतगर्दी के। हालांकि ये इन चीज़ों में मुलविस नहीं थे, लेकिन जाहिर है कुफर के खिलाफ और जो है बातिल के खिलाफ तो हाँ जो भी लड़ेगा तो उसका यही हाल होगा। तो इन्होंने फिर जाहिर है अल्लाह मदद फरमाते हैं अपने लोगों की, तो इन्होंने वो फिर जहाज हाईजैक किया था और उसके बदले में फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और सब वो छोड़ दिए थे इन्होंने तकरीबन, लेकिन इनको रिहा करवा लिया था। तो बहरहाल इसीलिए इन्होंने ये बात दावा भी किया था कि भाई मोदी मैं तो तुम्हारे मुल्क में इतने सालों जो है फंसा रहा हूँ और निकल के आ गया हूँ, तुम ज़रा एक दिन के लिए इधर आके दिखाओ पाकिस्तान। तो नहीं आ सकते, मुश्किल काम है। बहरहाल तो इसको लड़ी को जोड़ा जाता है उस दहशतगर्दी के साथ, जबकि उनके साथ इनका कोई लड़ाई नहीं है। देखी जाए तो ये असल लड़ाई वो उनकी शियाओं के साथ है और शियाओं में भी जो दूसरा एक मजहब है ना उसके साथ है, जो 12 इमाम को यानी कि नबियों से ज़्यादा ऊंचा और बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं हमारा इमाम जो है वो नबी छोटा है नाउजुबिल्लाह, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे हैं और हमारे इमाम जो हैं वो उनसे भी बड़े हैं, यानी कि गोया अल्लाह के रुतबे तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो जाहिर है जो समझदार खुद भी शिया है वो भी इस चीज़ को नहीं मानते, इनकार कर देते हैं। तो ये इनकी जंग आपस में इनके खिलाफ थी। चले भाई नेक्स्ट पैराग्राफ। administration, resourcefulness, and portraying however the political either terrorism organization is sending the military force to subdue them is not forthcoming in the administrative security and new legal process are major stumbling blocks in prosecuting them. अब कह रहे हैं कि इसका सलूशन क्या है ना, इसको हल कैसे करता है। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन जो हमारी मुल्क से बाहर की ताकतें हैं और मुल्क के अंदर असर अंदाज होती हैं, उनको रोकने के लिए पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं। उनमें से हमारी जो है अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, जिनमें जो है हमारे पास फ़ौज का भी एक बड़ा किरदार है और उसकी इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो वो इन तमाम चीज़ों पर जो है कंट्रोल रखती हैं और इनके एक एक स्टेप को जो है समझती रहती हैं और इनके अंदर मुलव्विस रहती हैं, यानी कि इनके अंदर इनके अपने लोग भी रहते हैं ताकि वो इनके हर मुतहर्रिक हरकत को जो है वो देख सकें बआसानी और फिर इनको रोक भी सकें तमाम महाज पर। तो बहरहाल लेकिन इन्होंने इससे आगे बढ़कर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ज़्यादा असल और अच्छा फ़ायदा उठाए। इन तंजीमों के साथ खुद जुड़कर हमारी फ़ौज ने बहुत से मकामात पर मुजाहिदीन की मदद हासिल करते हुए और फौजियों को भी बैक हैंड पे रखकर, यानी कि मुजाहिदीन को आगे रखकर और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह महाज पर फाते हुए हैं और कामयाबियां हासिल की हैं। और बहुत से ऐसे मकामात जहां पर फौज भी कुछ नहीं कर पाती है, तो वहां पर मुजाहिदीन चूँकि वो इन कामों के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, फौज से भी ज़्यादा, तो वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि फौज तो आपकी कहाँ रहती है, मुल्क के अंदर सरहदों पे, और हमारी तरह के से भी अच्छे अच्छे घर होते हैं उनके अंदर, लेकिन मुजाहिदीन कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में और गारों में
और जंगलों के अंदर, तो वो ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं वहां रहते हुए, इसीलिए उनको एक एक जगह का और चीज का ज्यादा इल्म इनके मुकाबले में होता है। सेकंड जो हमारे पास है वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं इन पाकिस्तान। चले भाई, तालीमी मसाइल। This brings a sort of disparity among people, writing an sentence. One division is on the basis of education, while the other is according to the language. Secondly, regional disparity is also due to cost. The schools in Balochistan, the largest province of Pakistan, are not the much group of as the largest province of Pakistan. In fact, the literacy rate is equivalent. हाँ, ये क्या है आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर दोहरी तालीमात का निज़ाम है, दोहरी तालीमी निज़ाम है। वो क्या होता है आप खुद देखते हैं कि भाई एक सरकारी निज़ाम है और दूसरा क्या है, प्राइमरी निज़ाम जिसको आप कहते हैं। जो देखा जाए अंग्रेजी तालीम उसको कहा जाता है, अंग्रेजी स्कूल कहा जाता है, और दूसरे क्या है सरकारी स्कूल है, जिनको देखा जाए तो शुरू से इब्तदा से स्टार्ट से वो यूं ही कहा जाता था कि भाई ये उर्दू स्कूल है, ठीक है ना, सरकारी स्कूल जितने भी हैं। फिर वहां पर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनका जो मयार देखा जाए वो अलग है, और जो हमारे जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनके अंदर जो मयार है प्राइवेट स्कूल वो अलग है। तो ये जो दोहरी निज़ाम है ना मुल्क के अंदर, ये हमारा बहुत बड़ा एजुकेशनल प्रॉब्लम है। किसी भी मुल्क के अंदर इतने सारे या कम से कम दो निज़ाम होना ये गलत है। अगर आपके यहाँ दीनी तालीम है तो आप देखें एक ही निज़ाम है, उसका एक ही बोर्ड है, एक ही विफाक है, सबकी एक साथ जो है वो तालीम का आगाज हो रहा है और इंतहा हो रही है, एंड हो रहा है, सबके एक साथ जो है वो पेपर हो रहे हैं, और कोई जो है आपको बदमग़ज़ी नजर नहीं आती, ठीक है, कोई तोड़फोड़ नजर नहीं आती, कोई उसके अंदर आपको चीटिंग नजर नहीं आती है जो हमारी मजहबी और दीनी तालीम है, ठीक है ना। तो ये एक ही निज़ाम है, एक ही मयार है, एक ही स्टैंडर्ड है पूरी दीनी तालीम का, इसीलिए पूरी दुनिया से लोग उसको पढ़ने के लिए, हासिल करने के लिए आते हैं। लेकिन जहां हमारे अंग्रेजी तालीम को देखा जाए तो बहुत सारे स्टैंडर्ड आप देखेंगे यहाँ पर। अब ये जी ओ लेवल है, ये ए लेवल है, ये मैट्रिकुलेशन सिस्टम है, ये फलाना जो है वो सरकारी सिस्टम उनका अलग है, उनकी बुक्स अलग है, उनका सिलेबस अलग है, इनके टीचर्स का मयार अलग है, उनका स्टैंडर्ड अलग है। तो वो क्या है कि एक ही बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ा, फिर कॉलेज से पढ़ा, ठीक है, वालेकुम जी आ जाए, फिर इसके अलावा जो आपका बच्चा जो है वो अंग्रेजी तालीम अंग्रेजी स्कूल में, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो दोनों को जब आप कंपैरिजन करें तो वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों बिल्कुल अलग है। तो ये क्या है, तालीमी निज़ाम का फुकदान है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। दूसरा मसला ये है कि देखा जाए तो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर स्कूलों की तादाद बहुत कम है, और पंजाब के अंदर देखा जाए तो कसरत है, भरमार है, भरा पड़ा हुआ है। फिर को एजुकेशन, ये एक अलग मसला है। को एजुकेशन क्या है कि मर्द और ख़वातीन का आपस में पढ़ना, और ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन चीज़ है कि लड़का लड़की साथ बैठे हुए और ये फिर तालीम हासिल करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर कोई मानता है, ये जहन रखता है, बाज़ लोग ऐसे होते भी हैं, जैसे हमें टीचर ने इस तरह कहा, भाई ये तो इनका इंसानी हक है, ये तो ह्यूमन राइट्स है कि एक लड़का बैठा है उसके आसपास जो है लड़कियां बैठी हैं, ये उसका हक है। अरे भाई, ये ऐसे अगर टीचर होंगे तो ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा फिर। ये जो तरबियत का फुकदान हुआ वो इसी वजह से हुआ कि जब बड़े ही बिगड़ गए तो बच्चों का क्या कहना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, वो वाली बात हो गई फिर। ये तो ये क्या हो गया, ये मसला तब हो गया कि जब मुसलमान अपनी असल तालीम से हट गया ना, अब वो को एजुकेशन को क्या समझ रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स है, ये राइट्स ऑफ मैन है, वुमेन है, बस
अब वो ये बन गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ इस वक्त हमें दरपेश है। उसके एतबार से देखा जाए तो खवातीन हर मुल्क में आमतौर पे ज़्यादा होती हैं कसरत से, और जो मर्द हजरात होते हैं वो उनके मुकाबले में हाफ होते हैं, यानी कि आधी तादाद होती है। अगर मिसाल के तौर पर 8 खवातीन होंगी तो 2 मर्द होंगे, ये तकरीबन अल्लाह ने तनासुब बनाए। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो फीमेल्स के जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर सेपरेट बनाते हैं तो वो बहुत कम है उसके मुकाबले में, और देखा जाए तो मर्दों के ज़्यादा हैं, जबकि मर्दों की नौजवानों की इतनी तादाद नहीं है लड़कियों के मुकाबले में। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है। फिर टेक्निकल व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन सिस्टम को जो है शुरू से स्टार्ट से कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। अब तक भी आप देखें, गौर करें तो मैं खुद हैरान होता हूँ, बड़े बड़े हमारी जो है फर्म्स हैं, बड़े बड़े हमारे जो है वो कंपनीज हैं और बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर हम गौर करते हैं, देखते हैं तो लोग क्या है डिजिटलाइजेशन या हद तक एक लैपटॉप है ना उसको चलाने से भी वो कासिर है। आप यानी कि हैरान होंगे कि जब पाकिस्तान की ये लास्ट मरदमशुमारी सेंसस हुआ तो उसके अंदर मैं जहाँ पर एक जगह पे मौजूद था तो वहाँ पर एक साहब थे जो अब यानी कि रिटायरमेंट के भी करीब थे, यानी 40 साल वो नौकरी कर चुके थे और वो बहुत उस पूरे इलाके के अफसर थे उस वक्त। ये जो लास्ट मरदमशुमारी हुई है ना 2022 में उसके अंदर सेंसस के अंदर, तो अब वो यानी कि 17 ग्रेड ऑफिसर थे और उन बेचारे के सामने लैपटॉप रखा था, वो तो लैपटॉप के ऊपर अटेंडेंस भी नहीं लगा सकते थे, ये हाल था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे कहा, तो मैंने कहा लाए मैं कर देता हूँ सारा कुछ। तो मैंने वो सारी उनको शीट्स बना के दी अटेंडेंस की और सारा कुछ जो जो XYZ काम था सारा करके दिया, बड़े खुश हो गए। कहने का मकसद ये है कि आप अंदाजा करें कि इतना पढ़ा लिखा बंदा भी वो लैपटॉप चलाने से क्या है कासिर है, उसको नहीं आता चलाना, वो हैंडल ही नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं। तो अब हम कैसे डिजिटल सिस्टम के अंदर, हालांकि सेंसस में हम बड़ा, आपने देखा होगा इतने एडवर्टाइजमेंट भी चली थी और सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चली थी कि इस दफा हम डिजिटल सेंसस कर रहे हैं, और ये डिजिटल सेंसस हो रही थी, उनको ABCD टाइप नहीं करना आती। तो बहरहाल तबाह किया इन्होंने मुल्क के सिस्टम को जो है ना इन चीजों की बुनियाद पर। चले भाई नेक्स्ट कौन है, यहां से पढ़ लें। हाँ, ये 6 पॉइंट है इसी का, एजुकेशनल प्रॉब्लम का, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे टीचर्स हैं उनका मयार क्वालिटी वो नहीं है। और क्या होता है कि आप देखें तो गवर्नमेंटल एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा ही है कि जो बंदा नालायक होगा ना, जो किसी जगह फिट नहीं हो सकता, उसको एजुकेशनल सिस्टम में फिट कर देते हैं। क्योंकि क्या है सिस्टम है कि जी हर एक पोस्ट की, चाहे वो सीनियर प्रोफेसर भी है और अगर वो लेक्चरार भी है, असिस्टेंट लेक्चरार भी है, जो भी है, तो उसकी एक सीट की जो है ना बाकायदा मुतय्यन शुदा ना एक फिगर है कि भाई इतने रुपए की ये सीट है, आप इतने की खरीद सकते हैं। अब वो बाकायदा तौर पे जहाँ जो कहीं भी फिट नहीं होता वो इधर फिट हो जाता है। फिर अब क्योंकि ना टीचर आता है और ना जो है तलबा आते हैं पढ़ने, अगर तलबा गलती से आ भी जाए स्टूडेंट्स तो टीचर होता ही नहीं है क्लास में। और ऐसा हमने अपनी आंखों से कई बार देखा, आप भी जाके देख लें, मुशाहिदा हो जाएगा। स्कूल कॉलेजेस बड़े बड़े बने हुए लेकिन वहां पर टीचर आते ही नहीं है पढ़ाने, लेकिन उनको सैलरी हर मंथ जो है बाकायदगी के साथ ऑन टाइम अपने अकाउंट में हासिल हो जाती है। बात समझ आ रही है? जो बच्चियां मोबाइल यूज कर रही हैं ना, ये तीनों मोबाइल बंद कर दें। चलें नेक्स्ट पॉइंट।
जी स्लाइड में भी कर देता हूँ शेयर, अभी यहाँ तो शेयर हुई है, इसको तो देखो। चलो कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतना तो देखो, जहां तक दिख रहा है वो तो देखो ना ऊपर का। चलो, सोल्यूशन टू द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये तो हो गया ना। चले नेक्स्ट, ये क्या है? नेक्स्ट मसला है पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो आपको बहुत ज्यादा नजर भी आ रही है, और इसका मयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी को पता है? कैसे आप इसको जो है एक्यूरेट पॉवर्टी इन पाकिस्तान रेशो आप बता सकते हैं? कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में गुर्बत है या नहीं है? उसका कोई स्टैंडर्ड होगा ना, या किसी भी कंट्री के अंदर गुर्बत का मालूम करने के लिए कोई फॉर्मूला, कोई पैमाना, थर्मामीटर कुछ तो होगा, चेक करें उसको लगा के। क्या है, किसको पता है? किसी भी मुल्क की गुर्बत जानने के लिए गरीब लोग वहां ज्यादा हैं, ये मालूम करने के लिए क्या देखना पड़ता है? गोश्त लेके सड़क पे खड़े हो जाओ कि भैया मैं फ्री में गोश्त दे रही हूं, मेरे यहाँ कुर्बानी हुई है, आवाज लगा दो भाई, जितने गरीब है सारे आ जाएं। सब आएंगे ना, ये भी सब आ जाएंगे जो गरीब नहीं होगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि भाई है ना। बताओ भाई क्या स्टैंडर्ड है गुर्बत को टेस्ट करने का? कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना भाई। यहाँ के लोग अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, ये डेली की इनकम पर डिपेंड करता है कि रोजाना की बुनियाद पर आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं। कस्बे हलाल जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। कस्बुल हलाली फरीजतुम मिन बादिल फरीजा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फार्मूला आप अलैहिस्सलाम दे चुके हैं बहुत पहले कि भाई हलाल कमाना क्या है, बहुत से दीगर फराइज के बाद ये भी एक फरीजा है। तो रोजाना आप कितना कमाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो जो मतलब आपको खुद तो पता होता है ना, और अगर आपको खुद नहीं पता ना तो सरकार को तो आपका जरूर पता है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपकी जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो आपसे ज्यादा वो उनके हाथों में चेक एंड बैलेंस है उसका। उसकी वजह क्या है कि आपको कैश नहीं मिलता हाथ में, आपको इस तरफ ले जाया गया है बाकायदा तौर पे। हालांकि हम तो सब चाहते हैं कि भाई हमें हमारे जो भी मुआवजा है, हमारी जो भी सैलरी है, जो भी कुछ है वो हमें कैश मिल जाए हाथ में। किसको नापसंद होगा कि उसको हाथ में पैसे मिले? सब इसी में खुश होते हैं कि भाई हमें हाथ में हमारी सैलरी, तनख्वाह, हर चीज मिल जाए। लेकिन सरकार ने आपको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए क्या किया हुआ है कि वो आएगी एक सिस्टम के तहत, घूम फिर के आएगी बैंक के जरिए या किसी भी अकाउंट के जरिए घूम फिर कर आएगी, ताकि वो उधर ही चेक हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, भाई ये किस अकाउंट से आई है, किस इदारे ने भेजी है, वो रिकॉर्ड में आ गया। और किसको भेजी है वो तो पता ही है, आपके अकाउंट में आई, ठीक है। तो अब वो जो ये आपके यहाँ बना हुआ है FBR, तो ये इन्हीं चीजों के लिए तो बना हुआ है सारा, कि एक एक फर्द की जो है कमाई वहां पर कैलकुलेट हो रही है। ये आपको नहीं पता होगा कि आपने एक साल में कितना कमाया, उनको पता है, और उस पर आपने टैक्स कितना दिया वो भी उनको पता है, और किधर किधर से कहां से आपने कितना कमाया वो भी उनको पता है, और कितना खर्च किया वो भी पता है। हालांकि इंसान को खुद नहीं पता होता, बेचारे को स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है मालूम करने के लिए, खुद ढूंढना पड़ता है अपने देखने के लिए, लेकिन उनके पास एक एक फिगर है, तो उससे वो उसका भी सेंसस कर लेते हैं, यानी कि उसका स्टेट्स निकाल लेते हैं। बहुत आसान है, कंप्यूटराइज सिस्टम है आजकल, तो दौर कंप्यूटर का है, तो वो करोड़ों लोगों की जो है ना चंद घंटों के अंदर निकाल लेते हैं। सारा हिसाब किताब चट्टा बट्टा उनके पास आ जाता है, उनके पास सारी परसेंटेज आ जाती है कि भाई इतने फीसद लोग जो है वो एक दिन के 10,000 या उससे ऊपर कमाते हैं, इतने एक दिन के
8,000 कमाते हैं या उससे ऊपर कमाते हैं, इतने जो है वो 5,000 कमाते हैं या उससे ऊपर, इतने जो है 1,000 कमाते हैं या उससे ऊपर, बाकी जो है वो 1,000 से भी नीचे कमाते हैं। तो ये सारा कुछ उनके पास इस तरीके से आ जाता है। बात समझ आई? नहीं समझी बात? तो चलो, हाँ यही बात है। पाकिस्तान नेशन ऑफ 160 मिलियन, पाकिस्तान 160 मिलियन पर मुश्तमिल आबादी वाला मुल्क है और 34% हमारा जो है हुकूमती सेंसस के एतबार से देखा जाए, आदाद शुमार के हिसाब से, तो वो तबका क्या है, गुर्बत में मुलव्विस है। और यही तकरीबन आज से जो है चंद साल पहले 24% था, अब वो बढ़ चुका है। ठीक है, और लेकिन इस अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए बहुत कम काम किया गया। यानी कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा दीन कहता है ना कि भाई ज़कात इसको मेंटेन कर सकता है, टैक्स इसको मेंटेन कभी भी नहीं कर सकता, चाहे 100 सदियां गुजर जाए, हम टैक्स देते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मुल्क कोई डूब नहीं रहा, ये भी आप भूल जाएं, ये आपको गलत ट्रैक पे डाल दिए। अभी इस साल भी जून में बजट अनाउंस होगा ना, तो आपको पता है कि इसी जून के अंदर बहुत से पाकिस्तान के गवर्नमेंटल इदारे ऐसे हैं जिनकी 500% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। 500% का मतलब यह है कि एक बंदे की तनख्वाह जो 88,000 थी, उसकी 5,50,000 रुपए तनख्वाह हो गई। ये इस 2025 के जून में ऐसा हुआ है, और ये पूरी फिगर मेरे पास मौजूद है, जो अभी जिन जिन इदारों के अंदर सारा कुछ तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। और जो ये आम सरकारी लोग हैं, उनकी तनख्वाह में 10% भी बढ़ाते हुए ये 10 बातें अभी करेंगे, आप सुनिएगा, ये अभी शुरू हो जाएंगी मीडिया पर कि जी हम मुल्क तो डूब रहे, टूट रहे, IMF ये शर्तें लगा रहे हैं, वो शर्तें लगा रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा अभी शुरू हो जाएगा। और हो कुछ भी नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इन तमाम स्टेट्स को देखते हुए ना अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि गुर्बत का अंदाजा जैसे हम लगाते हैं ना, वो कहलाता है रेवेन्यू फेडरल के जरिए से। और इसका एक वर्ड जो है ना यहाँ पर आगे आ रहा है, इसको कोई पढ़ ले तो मैं वहां पे आपको समझा देता हूँ। दिस इशू इज डायरेक्टली लिंक टुवर्ड कंट्री टैक्स स्ट्रक्चर। किसको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? पढ़े भाई, दरमियान वाला पैराग्राफ, हाँ पढ़े। चलो बस ठीक है। ये देखो जितने भी हमारे मुल्क में लोग कमाते हैं ना, उसका सारा रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंटल जो खजाना होता है ना उसके अंदर जाता है। सरकार का कहना तो ये है कि भाई 1999 में जो आबादी का तनासुब था उसके मुताबिक पाकिस्तान की 34%, 34% जो पॉपुलेशन थी वो गुर्बत की शिकार थी। लेकिन अब इस 2023-24 तक में वो 24% पर आ गई, यानी कि कम हो गई है बहुत हद तक। और पूरी दुनिया में इसका जो तनासुब लगाया जाता है ना किसी भी मुल्क के अंदर गुर्बत का जो परसेंटेज एक अंदाजा लगाया जाता है, वो कैसे लगाते हैं बताओ, तुम्हें कुछ पता है? वो लगाते हैं फी यौमिया डॉलर के हिसाब से। यानी कि मैंने जो आपको बताया कि रोजाना की बुनियाद पर बंदा जो है वो कितना कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी है डेली वाइज, मंथली वाइज नहीं बल्कि डेली वाइज वो कितना कमाता है, उसी के एतबार से मिनिमम सैलरी जो है ना वो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है।
वो अभी इस साल कितनी है किसको पता है ये बात, कि कम से कम पगार, कम से कम तनख्वाह जो है ना एक लेबर को इतनी दी जाएगी, उससे कम नहीं दी जाएगी। ये गैर कानूनी होगा। अगर एक बंदा आपके पास 9 to 5 जॉब कर रहा है, चाहे वो मजदूर आदमी है, 9 से 5 जो 8 घंटे टोटल बनते हैं, ठीक है ना, 9वां घंटा उसके खाने पीने का ब्रेक का होता है, तो ये 8 घंटे जो मजदूरी कर रहा है उसकी कम से कम तनख्वाह पाकिस्तान में इस वक्त कितनी है? नहीं, कितनी है भाई? अंदाजे नहीं लगाने, एक फिक्स बतानी है जो गवर्नमेंट ने तय की हुई है, वो है 35,000। आप जब इसको सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। तो 35,000 से कम अगर कोई इदारा 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है या फिर लेबर भी है उसको दे रहा है, तो ये गैर कानूनी है। अगर वो रिटर्न में तो वो फंस सकता है। ये इसी के हिसाब से लगाया जाता है कि डेली के वो कितने डॉलर कमा रहा है। तो जब इन्होंने आखिरी मर्तबा उसकी जांच की थी, पुराने वक्तों की बात है, चंद साल पहले तक, तो वो रोजाना के 1200 रुपए बनते हैं, जो कि तकरीबन उस वक्त के एतबार से देखा जाए तो $3.65 रोजाना का अगर एक बंदा कमा रहा है तो वो फिर गरीब नहीं था उस वक्त। लेकिन अब उसको बढ़ाकर जो है आलमी बैंक, आलमी दुनिया ने उसको आपस में एक मीटिंग करके और इसको बढ़ा दिया इस रेशो को, और वो अब कितना कर दिया है? 4.20, यानी कि $4.20। ये इन स्लाइड्स में मौजूद है, आपको नजर भी आ जाएगा। थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहा है तो उसमें जरा सा नजर नहीं आ रहा। तो $4.20, यानी कि यूं समझ लो $4.25 अगर डेली के कोई कमाता है, जो कि इस वक्त तकरीबन 2200-2300 रुपए बनते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर लें डॉलर की कीमत के साथ इसको, पाकिस्तानी अगर कोई बंदा 2200 रुपए रोजाना के कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, वो गुर्बत के अंदर दाखिल नहीं होता। ये उसका एक रेशो इन्होंने बताया जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट फाइनल में पूछे जाते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, इनको पूछा जाता है। अच्छा जी, चलो ये भी मैंने आपको बता दिया है तकरीबन। आगे चलो। सारी ये वही डिटेल बताई इन्होंने, कंक्लूजन है लास्ट में, इसको पढ़ लो कोई। हाँ भाई, नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान को ये 3 ही अहम मसाइल दरपेश हैं। कौन कौन से 3 मसाइल थे अब तो मैं पता नहीं याद भी होनी हो। एक तो दहशतगर्दी, हाँ सबसे पहले टेररिज्म प्रॉब्लम, सेकंड एजुकेशनल प्रॉब्लम, और थर्ड पॉवर्टी प्रॉब्लम जो है। ये 3 बड़े मसाइल पाकिस्तान को इस वक्त फेस करने पड़ ले, जिनका हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सामना है। हम खुद को दुरुस्त करके इस पर काबू पा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में इन 3 चीजों पे संजीदगी से जो है ना कोई भी उठकर खड़े होकर जरा सा साथ दे देना, तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुंच सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान अभी भी बहुत आगे ही पहुंचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है ना, इतनी कहीं पे भी नहीं है। अमेरिका में भी इतनी पाबंदी नहीं है। आप वहां जाएं और जरा ये हरकतें जो आप इधर करते हैं उधर करके दिखाएं। वहां तो आप यानी कि पेरेंट्स की भी कोई इज्जत ही नहीं है, सीधी बात। हत्ता के गलत चीजों पर भी आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। और 10 किस्म की चीजें हैं, 20 किस्म की, वो हम अंदाजा नहीं होता। इतनी सोशल लाइफ पूरी दुनिया में कहीं हो शायद जितनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, और खुसूसन कराची में हमें जगह जगह जो है लोग मिल जाते हैं। हमारे कितने दोस्त अहबाब हैं, वो बेचारे कई कई साल जो है बाहर रहकर आए हैं, अब हमारे साथ भी होते हैं वो, तो हमें बताते हैं यार आपको अंदाजा ही नहीं है बाहर की जिंदगी का, हैवानों वाली जिंदगी है। पैसा तो आएगा लेकिन पैसा असल थोड़ी है। कहता है मैं फिनलैंड रहा इतने सालों, मैं तरस जाता था कि यार कोई बात करने वाला मिल जाए। कहते उधर बड़ी मुश्किल से कई किलोमीटर जाने के बाद आपको कोई बंदा नजर आएगा और वो भी आपसे बात थोड़ी करेगा, वो आप उसको जानते ही नहीं होंगे। और यहां तो देखो तो
जब मैं गफीर है हर जगह पे। तो कहता है भाई मैं तो वहां परेशान हो जाता था, इतना एग्जॉस्ट हो जाता था, बाज दफा ऐसा हालत हो जाती थी कि मतलब रो जाता था कि यार कोई बंदा ही नहीं है मैं जिससे बात कर सकूं। हर बंदा अपने चक्कर में मसरूफ है और एक अजीब जिंदगी है। तो बहरहाल हमें इस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, भाई अल्लाह की बड़ी हमारे पास ये नेमतें मौजूद हैं। अच्छा भाई, अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना आज से रिलेटेड, मुझे अंदाजा था कि स्टूडेंट्स कम आएंगे, इसीलिए मैंने आज ही ये रखा, लास्ट क्लास में नहीं रखा, क्योंकि फिर लास्ट क्लास का कुछ पता नहीं है भाई इधर। अब ये पाकिस्तान है, कराची है, तो यहाँ पे पता ही नहीं कब छुट्टी हो जाए, कब हंगामा आराई हो जाए, कब भाई कॉल दे दे और हड़ताल हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए भाई जो वक्त मिल रहा है उसको गनीमत जानो और निपटाओ बस, अब वो वक्त आ चुका है। तो हमने एक इसको ना क्विज की शक्ल में बना दिया ताकि आप ना फाइनल आपको ना बहुत आसान हो जाए। आज क्या है, 10 जून है। ये दोनों इसमें इंक्लूड हैं आपके पेपर में ना। मैं अभी पूरा पैटर्न भी समझा देता हूं, अगर आप इसको पहले सॉल्यूट कर लें ना ये ज्यादा अच्छा है। मैं इसको खोल रहा हूं भाई। अच्छा, करना ये है कि आप लोग एक एक अपना पेपर निकाल लें, उस पर नेम और रोल नंबर लिखें। एक एक पेपर निकाल लें, उस पर नेम और रोल नंबर लिखें। और सेल फोन स्विच ऑफ कर दें। मैं कह रहा हूँ कि सेल फोन स्विच ऑफ कर लें, एक पेपर निकाल लें बस। ये फाइनल की आपकी तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। देखो आपके जितने भी आंसर होंगे ना, आपने क्वेश्चन पेपर पे कोई आंसर नहीं लिखना होगा। ये बेड में बहुत से स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की थी, जिस वजह से उनके नंबर बहुत से माइनस हो गए। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आंसर आपने चाहे एमसीक्यूज है, उनका आंसर आपने आंसर स्क्रिप्ट पे ही देना है। जो आपके पास आंसर शीट होगी उसके ऊपर आपने आंसर लिखने। क्वेश्चन पेपर पे कोई आंसर नहीं लिखकर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रिटर्न करना होता है, लेकिन उसमें कोई आंसर आपने नहीं लिखना, चाहे वो एमसीक्यूज ही क्यों ना हो। एमसीक्यूज का भी आपने आंसर शीट पे लिखना है, और इस तरह लिखना है कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आपके पास ABCD करकर है, तो आप आंसर भी ABCD के साथ देंगे, 1 2 3 के साथ नहीं देंगे। अगर आपके पास एमसीक्यूज 1 2 3 में है तो फिर आप ABCD का आंसर ना दें, क्योंकि वो काउंट नहीं होता। भले आपने सही आंसर दिया, मिसाल के तौर पर आपको एमसीक्यू दिया था यूं करके ना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नीचे जो ऑप्शन दिए गए वो ABCD करकर है, तो आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे? अगर आपने ये 1 लिखा यही करेक्ट था तो ये आपका रॉन्ग हुआ। आपने ये लिखना है A, आंसर में A लिखना है। और अगर यहाँ पर 1 2 3 है, जैसे यहाँ 1 2 3 है, तो फिर आपने A नहीं लिखना, फिर आपने 1 ही लिखना है। तो ये इसको देखते हुए ये करेक्ट आंसर लिखा जाता है। हाँ, ये लिख सकते हैं कि भाई पहले का, तो फिर आप इस तरह लिखेंगे कि 1 का जो है A, तो 1 यू लिखेंगे और ब्रैकेट में A लिखेंगे। आंसर है 1 का A, ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज सही है। लेकिन सिर्फ अगर यहाँ पर A लिखा तो ये सही आंसर नहीं कहलाता, ये चीज का ख्याल रखा जाए।
और दूसरी चीज़ ये देख लें कि देखें यहाँ पर ये ब्रैकेट में मार्क्स लिखे हुए होते हैं। आमतौर पे आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ना पेपर में, मैं अभी पूरा पेपर पैटर्न समझा दूंगा। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, इसके एतबार से आप उसको डिवाइड करते हैं नंबरों को कि कितने पार्ट्स दिए गए एक क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल 3 पार्ट है, तो अगर 15 नंबर का है तो जाहिर है हर एक पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा। तो उसके हिसाब से आप मटेरियल लिखेंगे। 5 नंबर का जो होता है उसमें आपको एक पेज लिखना होता है। दरमियानी राइटिंग अगर आपकी है, अगर बहुत बड़ी खुली राइटिंग है तो फिर आगे आधा पेज और लिखें। छोटी राइटिंग है तो फिर ये एक पेज बहुत है। तो ये उस नंबर के हिसाब से देखा जाता है। चलिए भैया इसको स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट का है। इसमें आपने करना है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट अ शॉर्ट नोट अकॉर्डिंगली। बहुत सिंपल आसान कर दिया मैंने आपके लिए। मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल बंद करना। मैं समझा रहा हूँ। देखो इसमें करना ये है कि आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द नेशन आइडेंटिटी। हाँ, ये आपको समझ आया सवाल। अब आपको ABC में से जो सा पॉइंट इसका सही आंसर लग रहा है उसको आपने सेलेक्ट करके और उसी को पूरा पैराग्राफ की शक्ल में शॉर्ट नोट की सूरत में आपने इसको ब्रीफ करना है। ये मतलब है इसका। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट अ शॉर्ट नोट अकॉर्डिंगली। बहुत इजी करा है तुम्हारे लिए, जल्दी करो आप। ये इजी नहीं, ये क्या है? यहाँ मैंने आपको बताने के लिए ये तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया। इन नंबर्स को देखते हुए अगर आपने सिर्फ यही चेक करना है, ऑप्शन लिखना है, तो फिर 10 नंबर थोड़ी होंगे उससे। ये तो एक ही नंबर होगा, MCQ का एक नंबर होता है। ये आसान है। ये आप थोड़ा सा गौर करें तो क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर भी आपके पास है। अब दिमाग थोड़ा सा लगाना है। दिमाग एक चीज पे क्या लगाना है? आंसर तो एक ही होगा ना एक सवाल का। नहीं, ये टोटल जो है ना 6 पार्ट्स हैं। तो आपने 5-6 लाइन का एक शॉर्ट नोट लिखना है बस। सिंपल है, आसान है। शुरू करें जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करो। पिक्चर नहीं लेनी इसकी, मोबाइल बंद कर दो। बिल्कुल मोबाइल बंद, पिक्चर नहीं लेनी इसमें। डायरेक्ट पेपर में करो। ये वाली जो दूंगा मेरे पास है, जल्दी करें कि आपको बहुत इन्फॉर्म करेगा कि आप सवाल देंगे मुझे। मैं अभी पेपर पैटर्न समझा रहा हूँ, पहले इसको करें। जल्दी करें, टाइम फिर कम है। हाँ, 6 पार्ट है टोटल। जल्दी करें, आसान है बस। इनका लाइन भी शॉर्ट नोट एक लाइन आता है। अरे नहीं, इसको हम भेज नहीं सकते, मैं यहीं से देख कर ही करूँ। आप देख रहे हैं?
सेल फोन इसको बंद कर दें, खुला क्यों रखा हुआ है? पेपर के अंदर क्या था कुछ देंगे ज़्यादा। अभी पेपर पैटर्न समझाता हूँ ना, पहले ये कर तो लो। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी जो आपकी सकाफ़त होती है ना, उसकी वो तब्दीलियाँ जो नुमाया होती हैं, नुमाया सकाफ़ती तब्दीलियाँ जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। अटेंडेंस बोला वो बता दें। अभी अटेंडेंस लगाऊंगा। हाँ 40 मार्क्स। अच्छा मार्क्स दे देना, अल्लाह का वास्ता से आपको पढ़ा देना, अल्लाह का वास्ता से। ईद के सदके, रमज़ान के सदके, मुहर्रम आने वाले उसके सदके अच्छी मार्क्स। मैं आपकी मेहनत के सदके आपको दूँ। महीनों के सदके दे दो, मेहनत बाद में। नहीं, आपकी मेहनत के सदके ही मिलेगा। मेहनत देखिए करिए, आपके सामने हर क्लास में आए हैं, आपसे आपको रिस्पेक्ट दी, आपसे रिस्पेक्ट की, थोड़ा सा तो अदा करते सर। हाँ ना, बिल्कुल। हाँ, ये सेकंड क्विज है ना। पहला कब हुआ? हो चुका क्या किया था उसने? तो रिकॉर्ड में रखा हुआ होगा।
How have the geographical features of Pakistan influenced the country's development and economy? तीसरा Third, what impact does Pakistan's geostrategic location have on regional and global politics? जो हमारी आलमी सियासत है उस पर और जो हमारी रीजनल है उस पर क्या हमारी जियोस्ट्रेटिकल लोकेशन असरअंदाज होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिस महल वक़ू में बना हुआ है उससे इन पर क्या असर पड़ता है। हाँ हाँ 3-4 लाइन का नोट लिखे हैं बस। 3-4 तो ऐसे बोलने हैं सर शुरू होते तक खत्म हो रही है। फर्स्ट सेकंड तो सबका हो गया ना। फर्स्ट तो सबका हो गया ना। फर्स्ट तेज तेज करो। नीचे एक और है सेकंड वाले कर रहे हैं ना। जल्दी करो 23 सेकंड ही तो है पूरा।
इसके बाद लास्ट है बताओ, 6 तक है। हाँ इतना ही है। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म हैज इंक्रीज्ड पाकिस्तान मल्टीकल्चरल हेरिटेज एंड promoted linguistic diversity. What is the importance of different languages spoken in Pakistan and how have they impacted the country's literature and cultural identity? जो हमारे सकाफती निशानी है और जो हमारी कागजी हमारा कागज चलता है लिटरेचर कंट्री वाइज ना जब बोलते हैं तो उस पर हमारी मुख्तलिफ ज़बानों में क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट करते हैं और उसकी खसूसियात हैं। नीचे कर रहा हूँ मैं। आज स्टूडेंट पहले सिर्फ शॉर्ट नोट लिख नहीं रहे, वो पॉइंट करेक्ट आंसर लिख रहे हैं पहले, इसलिए वो ज़रा तेज़ी से जा रहे हैं। चलो जल्दी देख लो, फिर मैं ऊपर कर रहा हूँ। जल्दी देख लो, 6 पॉइंट में ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ मैं, जल्दी देख लो 6 पॉइंट। ओ भाई साहब तुम 6 पॉइंट कह रहे थे ना, देख लो, मैं फिर ऊपर कर रहा हूँ वापस। हैं 6 में हाउ इज द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेप पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, कवानीन बनाने का जो हिसाब किताब है, ये हमारी सियासत में उसका क्या ताल्लुक़ है, क्या रोल है उसका, ये तो अब आपके ऊपर है ना।
ऑन करते हो मोबाइल, क्या कर रहे हो? शॉर्ट नोट लिख दिए सारे? चलो हो गया तो मुझे व्हाट्सएप करो इसको, पिक्चर लो। कौन सा पॉइंट पे हर्ट कर रही थी आप? चलो थोड़ा सा उनको देखने तो पहले, फिर ऊपर कर देता हूँ। क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी कर लो। तुम इधर आके बैठ जाओ, बी कर रहे हो, इधर आके बैठ जाओ। उन लोगों को देख देख के बताओगे ना, वरना तुम तो मुझे अभी बी आवाज़ आई है। किसका बी, ये थोड़ी पता है। क्या बताओ, आपको बी बोल रहा हूँ। तक नहीं निकली, बस ठीक है। सब सही लग रहे हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। स्कूल का ऑप्शन नहीं है, आप चेक स्कूल में 100 से 10 साल और लोग आपने ऑल ऑफ द अबव दिया ही नहीं है। ये सब माहौल अच्छा है ना कि सब अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो सर आपको सारे ऑप्शन आगे ये लिखने चाहिए हो तो आप पूरा काम कर देंगे तो अच्छा है ना। इतना पॉजिटिविटी कितनी है इसमें? तो इसके हाँ हर डिजाइन अच्छा लग रहा है। आपको करेंगे इसके तैयारी करा लो ना, इससे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। ट्रेन में रख लो कि देखो ऐसी सर ये भी सही कर देना सर, ये क्वेश्चन मेरे सर रिपीट नहीं करना तो आसान सा लगता था मेरे ताकि टीचर को ही ब्लैक लिस्ट कर दें। MCQs तो दूंगा। तो ये हमने आपको ये फाइनल एग्जाम पेपर थोड़ी दिए हैं,
ये तैयारी शॉर्ट के नोट लिए, वाला चक्कर बहुत खराब है। तैयारी के लिए दिया ये। पैटर्न में अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सर घुमा के मत दीजिएगा, घुमा के दीजिएगा। एमसीक्यूज भी हैं और थ्योरी बेसिस भी हैं, दोनों हैं। अल्लाहु अकबर। और ऊपर करूं? हो गया कंप्लीट। तो बस मुझे आप क्लियर पिक्चर लें दोनों तरफ की, जिसमें आपका रोल नंबर नेम भी समझ आए और सारी ये राइटिंग भी समझ आए ना। हाँ बस मुझे व्हाट्सएप कर दें, वही जो ग्रुप पर है ना मेरा 03324, वही वाला। संजय वाला ब्लू ब्लू ना है भाई, मतलब ऐसा ना हो कि पढ़ा ना जाए। कौन सा? नंबर 1 वाला। एक मिनट वो देख लेने, बस नंबर 1 पे कर देता हूँ। क्वेश्चन भी और उसका आंसर दे देते फिर पूरा उसको लिख के फिर शॉर्ट नोट से भेजें। हाँ सही है ना, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा। कर दो भाई नीचे आप। क्या करना है? हो गया कंप्लीट। तो मुझे इसकी क्लियर पिक्चर लेके ना दोनों तरफ की व्हाट्सएप कर दो। हाँ प्राइवेट में भेज दो। हाँ जी, 3rd नंबर वाला। जिसका होता जा रहा है वो क्लियर पिक्चर लेके और हमें भेज दे। इसकी पिक्चर नहीं लो, तस्वीर नहीं लो, वो उनको कह रहा हूँ। हाँ 6 वाला। सर बस ऐसी कुछ पॉइंट्स लिखने थे ना उसके बारे में। हाँ शॉर्ट नोट लिखना है, जो करेक्ट आंसर है ना उस पर शॉर्ट नोट। 3-4 ये है सर।
मुझे तो यही लग रहा है। आप पहले को नहीं आ रहा था, नहीं देते वाली पे खड़ी हो, ठीक है। मैं खाने में बैठे थे, सबके नाम है खाने में बैठे थे। मैं आपको भेज दूँ। अच्छा, फर्स्ट वाले का क्या लिख रहा था? एक्सपीरियंस एंड सर्विस मेरी बात। बस ये मुझे व्हाट्सएप करें। सही रखा फ़ोन सर, हो गया। जल्दी जल्दी कर लो बस, फिर मैं अटेंडेंस ले लूँ। सब सही है तो फिर सब सही, सब पे नोट लिख दो, सब पे नोट लिख दो, तुम्हारी जहानत का अंदाज़ा हो जाएगा ना। जल्दी कर लो भाई, अब टाइम कम है। अभी मैं इसका सॉल्व भी आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो। चार स्टूडेंट्स ने भेज दिया मुझे, जल्दी कर लें बाकी भी। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट पेंडिंग है। नहीं, मुझे प्राइवेट भेजो। सर पहला दूसरा तीसरा दिखाएगा सर, पहला दूसरा तीसरा आपने दिखाएगा। जल्दी जल्दी कर लो, टाइम ख़त्म हो गया है, बस 40 मिनट्स हो गए हैं, 40 मिनट से ऊपर हो गए। अरीबा आतिफ है, अरीबा आतिफ, अदीब अब्बास, ऐमन, अलीशा अली, आमना अशफाक, अनादिल, ये इसी क्लास की है ना, इसी क्लास के स्टूडेंट्स की है ना फ्रेंड्स। अलीशा अली, आमना अशफाक, अनादिल, अनुषा हबलानी, आरिफा मखदूम, अरीशा, बनीन जहरा, एकता कुमारी, फाइजा नूर,
फरिया एजाज, फातिमा आसिफ, हाफिज़ा आयशा, हफ्सा, हेरा, उनको नहीं मिलेंगे ना, बस यही तो मसला है। इकरा नवाज, जवाद अहमद, जिया कुमारी, कशिश कुमारी, खदीजा कामरान, किरण कयूम, मानूर ज़हीर कहाँ है? अच्छा, आप मानूर ज़हीर हैं। महक वसीम, मोहम्मद ओन, मोहम्मद हसान कादरी, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा तारिया, निदा आबिद, फिरीना, सईदा जाहिद, सकीना नहीं आई, सालेहा जाहिद, सना सलीम नहीं है, सना सलीम, सारा मुस्तफ़ा, सारा, सैयद मोहम्मद याहिया जैदी, सैयदा सुहेरा बासित नहीं है, सारा मुस्तफ़ा है, सारा मुस्तफ़ा नहीं है, सुहेरा बासित भी नहीं है, सईदा सुंदुस अली, तूबा ज़ैनब, वरीशा फातिमा, फातिमा आसिफ कौन है? फातिमा आसिफ बस सही है, एब्सेंट ज़्यादा हैं आपकी। सर मैं आपको नाम बता रहा हूँ, सेव नहीं कर देना सर, बच्चे लटक जाएंगे बेचारे। सर पहले तो आप लिखो नाम सुहेरा बासित का, सुहेरा बासित। एक सेकंड, मैंने कर दी है, खुद ही सही कर दी है जिनकी आर्ट हो रही है ना। और आप जिनके बोल रहे हो वो क्या नाम है? सुहेरा बासित पहले करें आप। सुहेरा का है, SOHAIR होगा। वही तो देख रहा हूँ, SO वाली है ही नहीं। होनी तो सुहेरा बासित ये हाँ। लगाई हुई है मैंने, आगे बोलो। आमना देखो, आमना होगा। आमना नहीं है, ऐमन है। आमना होगा सर, आमना अशफाक, ये तो 5 है, इसको छोड़ो, आगे चलो। और साइम, और किसका आया बता, मैसेज पता नहीं। साइम का है, साइम, SAIM। साइम तो नहीं है यहाँ पे, एस में सईदा जाहिद है, सकीना, मोहम्मद साइम होगा ये तो। हाँ, मोहम्मद साइम एजाज लगा दिया। और बस हाँ जी। और हाँ, इकरा। आपका क्या नाम था? फातिमा आसिफ। आपका मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, वहाँ जाके बोलना मेरी 2 एब्सेंट सही कर दें, सर ने लिख दिया कमेंट्स में। IT में जाके, ADP में IT वाले बैठे होते हैं ना, वरना तो मैं बैठने नहीं देंगे। 10 हुई हुई हैं। साइमा क्या है? फातिमा आसिफ। मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, उनको जाके बोलना सर ने कमेंट्स में आज लिखा है फातिमा आसिफ की 3 अटेंडेंस जो है ना करेक्शन कर दें। हाँ, सर इकरा भी होगी। मेकअप क्लास है ना, आई थी तो एब्सेंट लगी थी, मैंने आपको बोला था। हाँ, प्लीज़ मेरा काम करिएगा। सर इकरा भी होगी, इकरा।
आप जाके उधर ना उनको बता दिएगा मैंने लिख दिया। सर इकरा होगी। आज चली जाना एडीपी में, आईटी वाले बैठे होते हैं उनको सेव कर दिया। हाँ सर मेरा मैंने सबकी कर दी है ना। सर मेरा कर दो ना, वो मेरा मेकअप क्लास आपकी एब्सेंट कितनी आ रही हैं? 8 क्या नाम क्या है? अनुषा। अनुषा हबलानी। अभी तुमने बोली थी अटेंडेंस आपने? एक सेकेंड, अनुषा हबलानी कहाँ गई? एक मिनट बैठ जाओ अभी ज़रा। चली जाओ, 2 मिनट बैठो अभी ज़रा। 2 मिनट दे दो बस। ये बता दीजिए। आज की तो लगवाई है ना आपने? हॉस्पिटल मैंने ब्रदर को हाँ अनुषा हबलानी लगी हुई है। 8 एब्सेंट्स आ रही है, मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ कि सही कर दें। अनुषा हबलानी, ठीक है ना, 1 एब्सेंट मार्क मिस्टेक इन ली, ठीक है। मैंने लिख दिया, पिछले में एक सही करा लें वहाँ से जाके। हाँ जी, 1 मिनट बैठ जाओ बस। ये देख लो भाई स्टूडेंट्स, सबने व्हाट्सएप कर दिया? जल्दी करो, जिसका रह गया भाई, टाइम नहीं है, बस जल्दी करो ताकि मैं ये सॉल्व आपको दिखाऊं जल्दी से। जल्दी करो, जिसका रह गया जल्दी से भेजो फौरन। फाइनल एग्जाम आपका जो है ना भाई, मैं वो समझा देता हूँ क्या है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम समझ लो, फाइनल पेपर आपका जो है वो हमने 3 क्वेश्चंस बनाए, टोटल 40 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपका सवाल जो है वो 10 नंबर का है, एमसीक्यूज़ हैं, 10 एमसीक्यूज़ हैं। आपको उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, वो आसान है, सिंपल है, समझ लो। आपको फ्री के 10 नंबर दिए, अगर उसमें भी आपने नंबर डिडक्ट कर लिए तो ये आपकी गलती होगी। ओवरऑल जितने भी आपके टॉपिक्स हुए हैं फर्स्ट क्लास से लास्ट तक, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा ख्याल करें कि आपने मिड में भी जो तैयारी की है ना उनको सुन लो। एग्जामिनेशन ने मुझे बताया कि एमसीक्यूज में ऐसा होता है, और ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है कि ये रिपीटेड होंगे। आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आसान है, और आप जब उनको देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा हुआ कि ये आए हैं एमसीक्यूज, हमें पता है। बहुत इजी एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस भी हैं उसके अंदर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, और थर्ड क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास 3 पार्ट हैं, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपके पास 3 मार्क्स हैं। 3 आपके पास जो है वो, और 3 हमने वो दिए आपको ABC करके ना, इस तरह 3 ऑप्शंस दिए हुए। ये तीनों मतलब करने आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने। अब इसमें ये देख लेना, 5 नंबर का एक है आपके पास पार्ट जो है वो ABC में से एक पार्ट जो है वो 5 नंबर का है। तो 5 नंबर 5 मार्क्स को लेकर आप कम से कम एक मिनिमम 1 पेज तो ज़रूर लिखें। कोशिश ये करें कि आप सीक्वेंस वाइज कर लें, अगर सीक्वेंस वाइज नहीं भी करते तो नंबर ज़रूर डालें। मिड में बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर तक नहीं डाले थे, मैंने उनको फिर भी नंबर दे दिया, खुद क्वेश्चन नंबर डाल के सही, बाद में गलत डाले। क्वेश्चन 1 का आंसर देना था तो क्वेश्चन 2 लिखकर आंसर दिया 1 का, मैंने उनको सही करके फिर भी नंबर दिए थे। लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इस चीज़ का प्रॉपर आप ख्याल रखें। दूसरा, सीक्वेंस वाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर पार्ट नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, भले आप आखिर में जगह छूट गई है रहने दें, कोई इशू नहीं है, उसको आप ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें हर पार्ट को न्यू पेज से आप स्टार्ट करें, यही ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, अच्छा तरीका भी यही है।
ठीक है, बस यही पेपर पैटर्न है। अगर इसमें टॉपिक का मुझे हुआ ज़रूरी बताना तो मैं लास्ट क्लास में बता दूंगा। अभी ये पेपर फाइनल हो जाए ना, जब पेपर प्रिंट हो जाएगा तो वो फाइनल होता है। अभी मैं बता दूं और पेपर चेंज हो जाए तो फिर आप मुझे कहेंगे कि आपने तो ये टॉपिक बताए नहीं थे, आपने हमें दूसरे टॉपिक्स बताए थे, ये कुछ और आ गया। जब तक पेपर फाइनल होके प्रिंट नहीं हो जाएगा मैं आपको ये चीज़ नहीं बता। हाँ, प्रिंट होने के बाद मैं लास्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सेलेक्टेड इजी करने के लिए टॉपिक्स बता दूँ, आसान करने के लिए। भाई ये हो गया सबका, तो बस ये देख लो, मैं सॉल्व आपको बता रहा हूँ, जल्दी से भेज दो जिसका रह गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना हमारे पास, उसका आंसर ए था। ठीक है, इट क्रिएट्स अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड कस्टम दैट मेक पाकिस्तान यूनिक। ठीक है, अब इसको देख के कोई नहीं करना। हाउ हैव द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, इसका पार्ट बी, द माउंटेन रीजन्स हैव वैल्यूएबल, ये पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर था। आपने व्हाट्सएप कर दिया है ना, अब मुझे इस टाइम के बाद कोई व्हाट्सएप नहीं है, मैंने टाइम देख लिया है। आप दोनों का जल्दी भेजो, अब जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से सही नहीं करो। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए था, इट सर्व्स एज अ गेटवे बिटवीन साउथ एशिया सेंट्रल एशिया, मैंने आपको बताया था गेटवे। पार्ट 4 का जो है ए था, द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। थ्री का बता तो दिया मैंने आपको कि ए था। पार्ट 5 का बी था। पार्ट 4 में क्या था? पार्ट 4 का भी मैंने आपको बता दिया ए था। ब्रिटिश ने जो शुरू से पकड़ाट डाली थी वो था। पार्ट 5 का बी था और 6 का ए था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड द फ्रेमवर्क। ये सीपी में ऐड होंगे, सीपी में ऐड करेंगे क्या? क्या कह रही है? भाई ये तो आपकी मेहनत पर होता है ना पास होना, टीचर के हाथ में तो होता है कि वो कोशिश करता है। टीचर भरपूर कोशिश करता है स्टूडेंट को पास करने की। ठीक है, आ जाओ जी। ईडीपी में, आईटी में उनको बताएं कि टीचर ने, हाँ टीचर ने आज अटेंडेंस ली है, पिछली हमारी कुछ करेक्शन थी तो उन्होंने आज की अटेंडेंस कमेंट्स में लिख दी है, टीचर ने लिख के सेव कर दिया, आप उसको करेक्ट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ सर। लास्ट सेमेस्टर है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। मुझे तो कह रहे थे कोई स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के। नहीं हमारा लास्ट नहीं, बस तभी हमें मेरा तीनों